तो पिछली क्लास में हम लोगों ने रेट लॉ क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, इस बारे में डिस्कशन किया था। आज वहीं से कंटिन्यू करते हैं और उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं, ताकि तुम्हें पता चले कि जो चीज़ तुमने पढ़ी है उस पढ़ी हुई चीज़ से न्यूमेरिकल्स किस तरीके से आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मान के चलते हैं पहला क्वेश्चन जो तुमको दिया गया उसमें मैं तुमसे पूछ रही हूँ, राइट DE का मतलब तुम्हें मैं डिफरेंशियल DRE नॉट DE डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखने को कह रही हूँ। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या होता है? जो मैंने तुमको पहली क्लास में लिखना सिखाया था ना, स्टोक्योमेट्री की मदद से रेट इक्वेशन लिखना, बस वही होता है आप लोगों का। और इसमें लेकिन लिखते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप अपनी रिएक्शन को क्या मान के चल रहे हो, एलिमेंट्री रिएक्शन मान के चल रहे हो। अब एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है ये पुरानी क्लास में मैं ऑलरेडी तुमको बता चुकी हूँ। ठीक है, अच्छा एज वेल एज यहाँ पे DRE के साथ एक काम करो, एक और चीज़ कैलकुलेट कर लो, आप रेट लॉ RL ये भी कैलकुलेट करो। तो पहली रिएक्शन जो तुमको दी है, जैसे A + 2B + 3C, ये आपको लेट से प्रोडक्ट्स दे रहा है, क्योंकि वैसे भी हमको प्रोडक्ट क्या बन रहा है उससे तो कोई मतलब होता नहीं है, और दिया नहीं है तो और मतलब नहीं रखना है, राइट। अच्छा, और दूसरी रिएक्शन आपको दी हुई है A + 3B, जो कि आपको दे रहा है 2 टाइम्स ऑफ C + 2 टाइम्स ऑफ D + 2 टाइम्स ऑफ E। अच्छा, D को एक काम करते हैं, 2 नहीं करते, उसको अकेला लिख लेते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, एलिमेंट्री रिएक्शन, यहाँ जो ये वर्ड है ये किस लिए है? ये वर्ड जो है एलिमेंट्री रिएक्शन यहाँ पर इसीलिए है ताकि तुम जब रेट लॉ लिखो तो रेट लॉ लिखते वक्त जो स्टोइक्योमेट्री होगी उस स्टोइक्योमेट्री को अपना क्या ले लो, रिएक्टेंट ले लो। इसीलिए यहाँ पे क्या है, आप लोगों का रेट लॉ है। ठीक है, आपको यहाँ पे एलिमेंट्री रिएक्शन दी हुई है। तो पहली रिएक्शन का अगर मैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखने की कोशिश करूँ, ठीक है, बताओ, तो यहाँ से डिफरेंशियल रेट क्या आ जाएगा? रेट इज इक्वल्स टू -1/1, क्योंकि स्टोइक्योमेट्री तो वहाँ कुछ है नहीं, है ना, DA/dt। फिर इक्वल टू में क्या आ जाएगा? -1/2, कितना? dB/dt। और इक्वल टू में कितना आ जाएगा? -1/3 dC/dt। मुझे प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी नहीं दिया, ठीक है, मुझे प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो इसीलिए मैं प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं लिख रही हूँ। और अगर मुझे इसी पर्टिकुलर इक्वेशन का रेट लॉ लिखना होगा तो इसका रेट लॉ बोलो क्या होगा? इक्वल टू K टाइम्स द कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B, और B का स्क्वायर मतलब B की पावर में 2, और कंसंट्रेशन ऑफ C और C का क्यूब। कल की क्लास में मैंने तुमको ये चीज़ बताई है कि अगर आपके पास कभी एलिमेंट्री रिएक्शन होती है तो एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में जो रिएक्शन के आगे आपको स्टोइक्योमेट्री दिखती है, वही स्टोइक्योमेट्री आप उसकी क्या बना लेते हो? आप उसकी ऑर्डर बना लेते हो। तो अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में ऐसा लिख कर ना आए कि एलिमेंट्री रिएक्शन की बात हो रही है, आप कभी भी उसके ऑर्डर को स्टोइक्योमेट्री नहीं अज्यूम करेंगे। एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब एक रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में हुई और ख़त्म हो गई। ठीक है, चलो इस वाले में आ जाओ। अगर मैं इस B पार्ट में ये जो रिएक्शन है इसका तुमको डिफरेंशियल रेट इक्वेशन पूछो तो इसका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बताओ क्या होगा? ये आ जाएगा आप लोगों के पास, रेट इज इक्वल्स टू माइनस, ठीक है, -1/1, कितना आपका DA/dt, इक्वल टू -1/3 आपका dB/dt, है ना, और इक्वल टू कितना आप लोगों का +1/2 dC/dt, क्योंकि प्रोडक्ट में आ चुके हैं, इक्वल टू +1/1 dD/dt, इक्वल टू +1/2 dE/dt। ये मेरे पास डिफरेंशियल क्या आ गई, रेट लॉ आ गया। अब मैं चाहूँ तो इसका मेरे को अगर रेट लॉ लिखना है, डिफरेंशियल नहीं, नॉर्मल रेट लॉ के टर्म्स में, तो क्योंकि ये भी मुझे क्वेश्चन में एक एलिमेंट्री रिएक्शन दी हुई है, तो ऐसे केस में इसका मैं रेट लॉ कैसे लिखूंगी? K टाइम्स। अच्छा, अब जो रेट लॉ लिखते हैं वो किसके रिस्पेक्ट में लिखते हैं? रिएक्टेंट, प्रोडक्ट नहीं। हाँ, तो प्रोडक्ट को आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। तो रिएक्टेंट क्या है आपका? A
जिसमें उसकी स्टोइक्योमेट्री 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे और कौन है आपका रिएक्टेंट बी, जहाँ पे उसकी स्टोइक्योमेट्री 3 है तो पावर में हम क्या लगा देंगे 3। ये हो गई हमारी कहानी ख़त्म। तो हमें डिफरेंशियल रेट लॉ भी मिल गया और नॉर्मल रेट लॉ जो हम लिखते हैं रिएक्टेंट्स के टर्म्स में वो भी हमको मिल गया। ठीक है, डन, यहाँ तक काम ख़त्म। तो कई बार ऐसे आपको इक्वेशंस दी जाती हैं पेपर में, आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि बताइए उस इक्वेशन को देखकर कि यहाँ पर इसका डिफरेंशियल रेट लॉ क्या होगा, इसका नॉर्मल रेट लॉ क्या होगा, है ना। और एलिमेंट्री वर्ड अगर आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, आपका ऑर्डर ऑफ स्टोइक्योमेट्री क्या हो जाता है, सेम जाता है। ठीक है, अब और आगे क्वेश्चंस की तरफ डील करते हैं। अभी जो मैं पर्टिकुलर क्वेश्चन कराने जा रही हूँ, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और अगर तुम बोर्ड एग्ज़ाम्स दे रहे हो तो बोर्ड एग्ज़ाम्स में तो भैया ये तो फेवरेट क्वेश्चन होता है। ठीक है, फेवरेट क्वेश्चन, उन लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन देने में आती है बड़ी ही मज़ा, और ये होते भी बहुत ही ईजी हैं और 3 to 4 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, देखो एक रिएक्शन आपको दी है 2A + 2B गिविंग यू C + 3D। अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में तुमको ये ना बोला जाए कि वो एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, पगले के जैसे उसको एलिमेंट्री रिएक्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व नहीं करने का। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, अब यहाँ पे कुछ डेटा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आपको? कंसंट्रेशन ऑफ ए दी हुई है, कंसंट्रेशन ऑफ बी दिया हुआ है और आपको रेट दिया हुआ है। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ए की यूनिट पे खास ध्यान रखना, मोल डेसीमीटर क्यूब -3 में, यहाँ पे मोल डेसीमीटर -3 और यहाँ पे रेट आएगा मोल डेसीमीटर की पावर -3 और सेकेंड इनवर्स। अभी तुम्हें टोटल 4 डेटास दिए हैं, ऑब्वियस है 4 अलग अलग डेटास आपको उसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए दिए हैं। ये वाला दिया है 6 × 10 की पावर -3, ये वाला भी है 6 × 10 की पावर -3, यहाँ पे ये 2 × 10 की पावर -3, यहाँ पे 4 × 10 की पावर -3। ऐसा डेटा क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा। ठीक है, ये डेटा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। ये डेटा मैं अपनी मर्जी से नहीं लिख रही हूँ, क्वेश्चन में जो लिखा है वो डेटा मैं तुमको यहाँ पर लिख कर दे रही हूँ। तो ऐसे आपको डेटास दिए हुए हैं, वही डेटा उठाया और मैंने तुम लोगों को लिख कर दे दिया। अब क्वेश्चन में तुमसे इस पर्टिकुलर टाइप के डेटास के अकॉर्डिंग देखो चीज़ें पूछी क्या जा सकती हैं। सबसे पहली चीज़ वो जो आपसे ये पूछता है कि आपकी जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का आपको ऑर्डर कैलकुलेट करना है। पहला क्वेश्चन उसने आपसे ये पूछ लिया, आपको रिएक्शन की ऑर्डर फाइंड करनी है। अगर आप रिएक्शन की ऑर्डर फाइंड कर सकते हो तो ऑब्वियस है कि हर रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में भी आप ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। क्योंकि अगर आपको टोटल ऑर्डर पता है, टोटल ऑर्डर कैसे आती है, सारी रिएक्टेंट्स की ऑर्डर को ऐड करके ही तो आती है ना। तो आप ऑब्वियस है कि फिर ईच रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो उसको मैं अलग से नहीं लिख के दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे बोलेगा कि आपको रेट लॉ लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 वो यहाँ से ये बोल देगा कि आपको रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। ये 3 चीज़ें। अब एक एक करके इस टाइप के सवालों को टैकल किस तरीके से करना है वो तरीका हम सीखते हैं। तो देखो, पहली गलती जो स्टूडेंट करता है, जो रिएक्शन उसको दी होती है वो अज्यूम करता है कि यार ये तो एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, इसी को उठाकर ऑर्डर लिख देते हैं, इसी को अकॉर्डिंग रेट लॉ लिख देते हैं। ये मत करना। अगर आपको बोला नहीं गया है कि वो एक एलिमेंट्री रिएक्शन है तो आप गिवन इक्वेशन के अकॉर्डिंग ना तो रेट लॉ लिखोगे, ना तो गिवन इक्वेशन के अकॉर्डिंग ऑर्डर लिखोगे। किस्मत की बात है कि आपका जो आप ऑर्डर निकालो वो स्टोइक्योमेट्रीज के बराबर आ जाए, बट ऐसा करना कभी मत अगर दिया नहीं है तो मैं क्या करूं, मुझे इस रिएक्शन से अगर अभी कोई रेट लॉ लिखने को कहे, तो अभी अगर मेरे को कोई रेट लॉ लिखने को कहे तो मैं रेट को क्या लिखूंगी, रेट इक्वल टू K टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ A, मुझे नहीं पता उसकी पावर कितनी होगी M, कंसंट्रेशन ऑफ B और उसकी पावर मुझे नहीं पता कितनी होगी N। जब मुझे M पता चलेगा, जब मुझे N पता चलेगा, तभी तो मैं ओवरऑल ऑर्डर M + N कैलकुलेट कर पाऊंगी उनको ऐड करके। अब ये हम कैलकुलेट कैसे करें, तो ये जो ऊपर डेटा आपको दिया है ना, बस सब कुछ इसी डेटा से आता है। आपको कोई भी 2 डेटा चूज करने हैं। ठीक है, फिलहाल आपको कोई भी 2 डेटा चूज करने हैं ABCD में से, सच दैट, ठीक है, सच दैट कि उन दोनों डेटाज में
एक वैल्यू कॉमन होनी चाहिए, कंसंट्रेशन की एक वैल्यू उनमें क्या होनी चाहिए, कॉमन। तो मैंने डेटा ए और डेटा बी को चूज़ किया, क्योंकि देखो इसमें भी 6 × 10⁻³ है, इसमें भी 6 × 10⁻³ है, इसीलिए मैंने ऐसा किया। मैंने कॉमन वैल्यू चूज़ की, दोनों में एटलीस्ट एक डेटा कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मेरे को कोई ये बोलेगा कि कंडीशन नंबर ए के लिए आप रेट लिखो, तो क्या तुम लिख लोगे? बिल्कुल लिख लेंगे। क्या होगा बोलो? R1 मतलब कंडीशन ए का रेट, ठीक है, इज इक्वल्स टू के टाइम्स उस वक्त कंडीशन नंबर ए के लिए आपके कैपिटल ए की कंसंट्रेशन कितनी है, 6 × 10⁻³ तो यहाँ आ जाएगा 6 × 10⁻³ उसकी पावर में m। कंसंट्रेशन ऑफ बी कितनी है, वो है 1 × 10⁻³ बराबर। और अगर कोई तुमसे ये पूछेगा कि उसके लिए रेट कितना है, तो देखो रेट का डेटा भी दिया हुआ है 0.012 है ना, तो यहाँ पे मैंने वो डेटा भी लिख दिया। सो इनडायरेक्टली कुछ नहीं कर रहे हैं, जो जनरल रेट लॉ है उसमें सारी वैल्यूज पुट कर रहे हैं। अगर कोई तुमसे कंडीशन नंबर बी के लिए यही सेम एक्सप्रेशन लिखने को कहता है, तो कंडीशन नंबर बी के लिए रेट कितना होना है, 0.024, ए की वैल्यू तो वही रहेगी, बी हो जाएगा 2 × तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों के पास 0.024 इज इक्वल्स टू के टाइम्स 6 × 10⁻³ की पावर m, और यहाँ पे ये चीज़ कितनी आ जानी है, ये आ जाएगा 2 × 10⁻³ बराबर। अच्छा, अब तुम्हें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। सिंपली इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को आपस में उठाओ और उठा के डिवाइड कर दो, खत्म, और कुछ भी नहीं है। तो अगर डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। कैसे 1/2 आएगा, ये वाली टर्म जो है वो इस वाली टर्म से डिवाइड होगी ना, लेफ्ट साइड से राइट साइड से, तो 0.00 मतलब मैं बेसिक मैथमेटिक्स बता रही हूँ, ठीक है। 1/2 आएगा, के और के कट जाएगा। क्यों मैडम के और के क्यों कटेगा? किसी भी रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट होता है, आपने इनिशियल कंसंट्रेशन क्या ली है, आपने टेम्परेचर क्या लिया है, इन सब इससे मतलब टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है, ना कि इनिशियल कंसंट्रेशन पे, प्रेशर पे, वॉल्यूम पर, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए के सेम रहेगा, कट जाएगा। सिमिलरली 6 × 10⁻³ की पावर m, ये और ये भी दोनों देखो क्वांटिटीज़ कट गई, इसीलिए हमने ऐसे दो इक्वेशन चूज़ की थी कि वो कट जाए। क्या नहीं कटा भैया, ऊपर में यहाँ बचेगा 1 × 10⁻³ n, यहाँ बचेगा 2 × 10⁻³ n। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, थोड़ी सी मैथ्स लगानी है। कैसे, देखो जो बचपन में मैथ्स पढ़ी है ना वही वाली। क्या हो जाएगा, आप इसको ऐसा लिख लो 1 × 10⁻³ अपॉन 2 × 10⁻³, दोनों को एक ही ब्रैकेट में लिख लिया, और दोनों को अलग अलग पावर n देने से अच्छा एक ही बार n पावर दे दी। देखो ये 10⁻³ ये 10⁻³ कट गया, तो जो तुम्हारे पास बचा वो बचा वाला टर्म आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में 1/2 बचा, राइट हैंड साइड में 1/2 की पावर n बचा। अब जब तुमने बचपन में मैथमेटिकल इंडाइसेस वाला पार्ट जब पढ़ा होगा, तब तुमने कंपैरिजन वाला काम किया होगा, है ना। कंपैरिजन वाला काम क्या होगा, जैसे यहाँ पे 1/2 की पावर कुछ नहीं है, यानी कि 1 है ना। ये 1 क्या है, एक्सपोनेंट है ना, पावर, एक्सपोनेंट मतलब पावर। यहाँ पे एक्सपोनेंट कौन है, n है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे ये 1/2 कौन है, बेस है, और बाजू वाले राइट हैंड साइड में भी ये 1/2 क्या है, बेस है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की बेसिस सेम हो, तब आप एक्सपोनेंट्स को क्या कर सकते हो, तब आप एक्सपोनेंट्स को इक्वेट कर सकते हो, कि आपके एक्सपोनेंट्स इक्वेट कर रहे हो। अच्छा, यानी कि उनके एक्सपोनेंट इक्वेट करो, अगर बेस सेम है तो, ठीक है। इक्वेटिंग क्या कर रहे हैं हम, इक्वेटिंग एक्सपोनेंट्स। अगर मैं एक्सपोनेंट्स को इक्वेट करूं तो मुझको एक बात बताइए, यहाँ पे एक्सपोनेंट कितना है 1, इक्वल टू यहाँ पे एक्सपोनेंट कितना है n, तो यहाँ से सिंपली मेरे पास n की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अरे बाप रे, तो कितना आसान है। यस, मेरे पास n आ गया। n क्या था इस क्वेश्चन में, जरा देख के बताओ। n था ऑर्डर, किसका ऑर्डर, b का ऑर्डर, यानी कि मुझे b के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू b, ये मुझे पता चल गया कितना आप लोगों का 1, यानी कि b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितनी है 1। अब एक बार इक्वेशन को चेक करो, लेकिन मैडम b के सामने की तो स्टोक्योमेट्री 2 थी, तो इससे ये शिक्षा मिलती है कि स्टोक्योमेट्री के अकॉर्डिंग कभी भी ऑर्डर नहीं लिखते।
ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब ये तो मेरे को n मिला है, अगर मुझे रिएक्शन की ऑर्डर ढूंढनी है तो मुझे m भी पता होना चाहिए, क्योंकि m और n जब मैं दोनों को ऐड करूंगी तभी तो मेरे पास रिएक्शन की ऑर्डर आएगी। तो अब m कैसे ढूंढे? m को ढूंढने के लिए यही सेम प्रोसीजर आप वापस से रिपीट करोगे, ठीक है। बट ये सेम प्रोसीजर वापस से रिपीट करोगे तब आपको क्या करना होगा, अगेन दो इक्वेशन चूज करनी होगी जिनमें दो डेटास आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, कॉमन देखने को मिल रहे हैं। तो वापस से ए और बी फिर से मत चूज कर लेना गधे जैसे, क्योंकि उन दोनों को चूज किया तब n निकला, क्योंकि ए सेम था तो ए कट गया और बी की निकला, बी की पावर n थी। तो अब ऐसे कोई दो डेटा चूज करो जिसमें बी कट जाए। तो ऑब्वियस है कि ये दिख रहा है कि ये दोनों सेम है, तो मुझे इस बार मतलब क्या चूज करना चाहिए, सी और डी चूज करना चाहिए। और सी और डी के लिए मुझे क्या लिखना चाहिए, मेरा रेट का एक्सप्रेशन लिखना चाहिए। देख लो डेटास की वैल्यू अच्छे से देख लो, सी के लिए मैं रेट का एक्सप्रेशन लिखने वाली हूँ। चलो आ जाओ, एक बार रेट का एक्सप्रेशन सी के लिए लिख लेते हैं और एक बार रेट का एक्सप्रेशन किसके लिए लिख लेते हैं, डी के लिए। तो सी के लिए लिखूंगी तो आ जाएगा 0.002 इज इक्वल्स टू के टाइम्स द कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो ए की कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है, 2 इंटू 10 की पावर -3 उसकी पावर में n। बी की कंसंट्रेशन कितनी है, 1.5 इंटू 10 की पावर -3 और उसकी पावर n। डी के लिए अगर लिखूं तो डी के लिए जो रेट है वो हो जाता है 0.008 इक्वल टू के टाइम्स कंसंट्रेशन। बोलो कितनी हो जाएगी, कंसंट्रेशन वुड बी 4 इंटू 10 की पावर -3 उसकी पावर में m, और यहाँ हो जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर -3 और इसको n। गिव इट इक्वेशन नंबर 3, गिव इट इक्वेशन नंबर 4। यहाँ से दोनों को आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। बताओ डिवाइड कर दोगे क्या हो जाएगा, ये 0.02 0.008 से डिवाइड होगा यानी कि 1/4 आएगा। के कट जाएगा डिवाइड होने पर, 1.5 वाला टर्म कट जाएगा, क्या बचेगा न्यूमरेटर में 2 इंटू 10 की पावर -3 m, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा आप लोगों के पास 4 इंटू 10 की पावर -3 और यहाँ पर m। ये मानते हो, देख लेना यार कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो गई हो मुझसे, ठीक है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में तो इसको मैंने लिख दिया 1/4, राइट हैंड साइड में तुम जानते हो कि मैं उनको ऐसे अलग अलग पावर्स में लिखने से बेटर है उसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, है ना। ये इस तरीके से, ये देखो ये कट गया, समझ में आ रहा है, हाँ 2 1 जा 2 2 जा कट गया। अब देखो बचा क्या, मेरे पास बचा 1/4 इज इक्वल्स टू 1/2 की रेज़ टू द पावर m। सबसे बड़ी दिक्कत और सबसे बड़ा कंफ्यूजन एक स्टूडेंट को यहाँ होता है, जिनकी मैथ स्ट्रॉन्ग है उनको नहीं होता है, बट जिनका मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है उनको होता है। और उन लोग पता है क्या करते हैं, अभी पावर्स को बड़े मज़े से इक्वेट कर देते हैं कि 1/4 की पावर में कुछ नहीं दिख रहा है तो चलो 1 और 1 इक्वल टू m। भाई एक्सपोनेंट्स को तभी इक्वेट किया जाता है जब उनकी बेस सेम हो। क्या यहाँ पे तुमको बेस सेम दिख रही है, यहाँ पे बेस 1/4 है, यहाँ पे बेस 1/2 है, नहीं दिख रही। तो पहले तुम बेस सेम करो। कैसे करेंगे बेस सेम, तो 1/2 को 1/4 नहीं करना है, जो बड़ा दिख रहा है उसको आप छोटा करो। क्या 1/4 को हम कुछ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ ना मैं, हाँ मैडम ये तो लिख सकते हो। और दो बार इडियट के जैसे स्क्वायर लिखने से अच्छा है उसको 1/2 लिखेंगे, 1/2 के बाहर ये स्क्वायर लगा देंगे, मतलब स्क्वायर बाहर लेगा ब्रैकेट के बाहर, और ब्रैकेट के बाहर पहले से क्या था 1, तो वो स्क्वायर और 1 आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई। अब देखो क्या ये दोनों की बेस सेम है, हाँ अब बेस सेम है। अब इक्वेट करो, तो अब बोलो इक्वेट करोगे तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपस में इक्वेट हो जाएगा, तो 2 1 जा 2 इज इक्वल्स टू बोलो m। यहाँ से m की वैल्यू क्या आ गई 2, यानी कि आपको ये पता चल गया, ऑर्डर पता चल गई, किसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर पता चल गई, a के रिस्पेक्ट में। बट ना तो मैंने तुमसे a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर पूछी थी, ना तो मैंने तुमको b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर पूछी थी, है ना। मैंने तो ये दोनों ही नहीं पूछा था, मैंने तो तुम्हें रिएक्शन की ऑर्डर पूछी थी। तो रिएक्शन की ऑर्डर क्या होती है, जितने भी रिएक्टेंट्स होते हैं उन सारे के सारे रिएक्टेंट्स के रिस्पेक्ट में आप क्या करो, ऑर्डर निकाल लो और सारे ऑर्डर्स को आपस में ऐड कर दो। तो अगर मुझे उस पर्टिकुलर रिएक्शन की ऑर्डर निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, m को और n को आपस में ऐड। तो m कितना आया 2 और n कितना आया 1, तो ओवरऑल ऑर्डर मेरे पास कितनी आई 3, यानी कि मेरे पास मेरी जो रिएक्शन है वो एक थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। a के रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर, b के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, और ओवरऑल वो क्या है आपकी थर्ड ऑर्डर है।
अब अगर कोई मुझसे रेट लॉ पूछता है कि आप रेट लॉ लिखिए, तो रेट लॉ लिखना कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। रेट क्या होता है? रेट इक्वल टू बोलो कितना, के टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर हम m लिखते थे, बट m की वैल्यू तो अब पता चल चुकी है, तो लिखो। b की पावर में हम n लिखते थे, n की वैल्यू तो पता चल चुकी है, अब लिखो। तो दिस इज माई व्हाट रेट लॉ। तो आपने क्या कैसे निकाला ऑर्डर, क्या ये क्लियर है? यही सेम कंसेप्ट आपको हमेशा यूज करना पड़ता है डेटा वाले सवालों में। आपको वैल्यूज देखो चेंज करके मिल जाएंगी, वैल्यूज तो देखो रैंडमली कुछ भी हो सकती हैं। आपको हमेशा दो डेटास की तलाश में रहना है, जिन दो डेटास को आप लो तो उनकी वैल्यूज को कैंसिल आउट कर सके, फिर उनकी वैल्यूज को कैंसिल आउट करके एक्सपोनेंट्स को इक्वेट करके एक ऑर्डर आ जाएगी। फिर अगेन दो ऐसे डेटास ढूंढने हैं जिनमें आप क्या कर सको, यही सेम प्रोसेस रिपीट कर सको, और इससे आपको दोनों के रिस्पेक्ट में ऑर्डर पता चल जाएगी। फिर जो तुम्हें करना है तुम करते बैठो, ठीक है ना। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। और क्या क्वेश्चन में पूछा था? क्वेश्चन में पूछा था एक और डेटा, रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने का, कि आखिर रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी। तो देखो रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बहुत ही सिंपल। फॉर कैलकुलेटिंग रेट कांस्टेंट यूज एनी डेटा, ठीक है। अगर आपको के की वैल्यू फाउंड करनी है, कैलकुलेट करनी है, ठीक है, आप कोई भी डेटा क्या करो, यूज कर लो। कोई भी डेटा ABCD करके मैंने आपको टोटल 4 डेटा दिए हैं ना, चारों में से आप कोई भी डेटा यूज कर लो, क्योंकि आप किसी भी डेटा से निकालो यार, के की वैल्यू सेम ही आनी है। तो मान के चलते हैं मेरे पास जो पहला डेटा था, मैंने पहले डेटा के अकॉर्डिंग इस के की वैल्यू निकालने की सोची। तो बताओ R इक्वल्स टू के टाइम्स, ये मेरे पास रेट लॉ है मेरा। इस रेट लॉ में सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं। पहले डेटा के अकॉर्डिंग रेट की वैल्यू कितनी दी हुई है, चेक करो। पहले डेटा के अकॉर्डिंग रेट की वैल्यू कितनी दी है, 0.012, और बाकी ये दोनों वैल्यूज आप देख लो, ठीक है। चलो वैल्यूज बस पुट करनी है, तो यहाँ आ जाएगा 0.012 इक्वल टू के, कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना आ जाएगा 6 इंटू 10 की पावर -3, और ये उसका स्क्वायर। बी बोलो कितना आ जाएगा 1 इंटू 10 की पावर -3, और ये इसकी पावर में 1, ठीक है। अब 1 और 2 मतलब बेसिकली ये पावर्स के साथ सॉल्व करना, m और n के साथ सॉल्व मत कर लेना, नहीं तो सॉल्व ही नहीं होगी इक्वेशन, तो है ना। अच्छा, इसको क्या लिखा जा सकता है, 0.012 को, तुम्हें नहीं लगता 0.012 को मैं ये लिख सकती हूँ 12 इंटू 10 की पावर -3। इतनी बेसिक मैथ्स तो यार तुम लोगों को आती है, अभी इतना केमिस्ट्री पढ़ लिया हो तो। अपॉन में के निकालना है, तो बाकी के जो टर्म्स है वो डिवाइड में ले आओ, तो 10 की पावर -3 डिवाइड में आ गया। ये 1 का 1 क्या मतलब है, 6 का स्क्वायर कितना हो जाना है, 12 हो जाना है। वैसे ये स्क्वायर इस -3 को भी मिलेगा, तो गधे जैसे -3 का स्क्वायर -9 मत लिख देना, ठीक है। अगर आप किसी पावर को स्क्वायर देते हो तो बेसिकली वो पावर से मल्टीप्लाई होता है, तो यानी कि वो हो जाना है 10 की पावर -6। अब देखो कैंसिल आउट क्या क्या हो रहा है, नीचे और ऊपर का ये कैंसिल आउट हो गया, 12 और 12 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से अब मेरे पास जो डेटा बच गया, वो बचा हुआ डेटा मेरे पास देखिए, अच्छा एक मिनट रुको रुको रुको, वेरी बिग मिस्टेक, आई एम एन इडियट। 6 का स्क्वायर मैंने 12 लिख के रखा है, आई एम सॉरी, ये आएगा 36। तो 12 1 जा 12 3 जा, सो मेरे पास के की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 की पावर -6 को ऊपर भेज दो, तो 10 की पावर 6 अपॉन में 3। तुम चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो या फिर इतना ही छोड़ सकते हो। और के की यूनिट क्या होती है, कल मैंने तुमको यूनिट लिखना सिखाया है, बल्कि मैंने तुम्हें एक जनरल फॉर्मूला लिख कर दिया था। जनरल फॉर्मूला से मैंने तुमसे कहा था कि यूनिट लिखना सीखो, यूनिट लिखना सीखो, बताया था। क्या था जनरल फॉर्मूला, मोल 1 माइनस n लिखने को कहा था मैंने तुम्हें, मतलब जो भी ऑर्डर है 1 माइनस ऑर्डर। अब कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे कि n का मतलब मैडम आपने जो अभी ये वाला n निकाला है ना, ये वाला n नहीं बाबा जी, यूनिट लिखते वक्त वो जो n लिखते हैं ना, वहाँ पे n का मतलब होता है रिएक्शन की ऑर्डर, पूरी की पूरी रिएक्शन की ऑर्डर। तो 1 माइनस रिएक्शन का ऑर्डर ये बताए थे। फिर लीटर था, उसमें था ऑर्डर -1, है ना, और उसके बाद सेकेंड इनवर्स था, यही सारी कहानी थी। तो उसके अकॉर्डिंग अभी तुम यहाँ पर लिखो, उसका रेट लॉ लिखो, के की वैल्यू लिखो। तो अभी ऑर्डर कितनी आई है पूरी रिएक्शन की, 3, तो 1 माइनस 3 विल बी -2। एल कितना होगा, 3 माइनस 1 विल बी 2 लीटर का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, सेकेंड इनवर्स। दिस विल बी माई द यूनिट ऑफ माई के। बट यहाँ पे क्वेश्चन में जो डेटा दिया था वो लीटर के टर्म्स में तो दिया नहीं था, वो तो डेसीमीटर के टर्म्स में दिया था।
तो मेरी जो के की वैल्यू आनी चाहिए वो भी डेसीमीटर के टर्म्स में आनी चाहिए। फिर अब मैं क्या करूँ, तो मुझे ये बात पता होनी चाहिए, इतने बड़े हो गए हम, कि हम 1 लीटर को 10⁻3, ठीक है, क्या कहते हैं, डेसीमीटर कहते हैं। यानी कि अगर लीटर स्क्वायर लिखा है, 1 लीटर होता है तो 10⁻3, 2 लीटर है मतलब 10⁻6, तो ये यूनिट विल बी, दिस यूनिट विल बिकम मोल -2 डेसीमीटर की पावर 6 और सेकेंड इनवर्स। तो ऐसे में आप ध्यान रखना, आपको यूनिट्स कभी रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कल की क्लास की है उसमें अगर आपको जनरल इक्वेशन लिखना आता है तो कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को रट्टा मारने की, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं तुमको दे रही हूँ तुम्हारे सॉल्व करने के लिए, आंसर मैं तुम्हें प्रोवाइड कर देती हूँ ताकि तुम चेक कर सको कि अभी जो तुमने काम सीखा है, ठीक है, उस काम से तुम क्या अपना आंसर निकाल पा रहे हो कि नहीं निकाल पा रहे हो। भैया मैं तो निकाल लूँगी, मेरा तो प्रैक्टिस है। और इसमें तुम बताओ क्या कोई ऐसा है क्या जो तुम नहीं निकाल सकते? तुम निकाल सकते हो, बहुत ही आसान काम है ना, ये तो कुछ भी कठिन नहीं है। क्या क्वेश्चन है, चलो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। आपको एक रिएक्शन लिख कर दे देते हैं, 2 टाइम्स ऑफ NO प्लस 2 टाइम्स ऑफ H2 इज गिविंग यू N2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ H2O। ये आपकी इक्वेशन है, ठीक है। अब मैं आपको डेटा दे देती हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ NO, कंसंट्रेशन ऑफ H2। अच्छा याद रखना, ये जो डेटा होता है ना कंसंट्रेशन का, ये सिर्फ रिएक्टेंट की हमको ज़रूरत होती है, हमें प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो कल को हो सकता है कि पेपर में तुमको कंफ्यूज करने के चक्कर में मान लेते 2-3 कॉलम और बनाकर दे दे जिसमें वो आपको कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की दे दे। तो ऐसे में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को घास भी मत डालना, ठीक है, क्योंकि वो तुम्हारे कोई काम की नहीं है, वो जस्ट तुम्हें कंफ्यूज करने के पर्पज से वो चीज़ दी गई है, ठीक है। 3 डेटाज यहाँ पे दिए हुए हैं, A डेटा, B डेटा और C डेटा। A डेटा में NO की कंसंट्रेशन है 5 × 10⁻³ इसका है 2.5 × 10⁻³ और यहाँ पे है 3 × 10⁻⁵। बी डेटा में क्या है आपका 15 × 10⁻³ सी में क्या है 15 × 10⁻³ यहाँ पे कितना है 2.5 × 10⁻³ यहाँ पे 10 × 10⁻³ और यहाँ पे 9 × 10⁻⁵ और यहाँ पे 36 × 10⁻⁵। ये आपको 3 डेटा। अब कई लोगों को तो अभी हार्ट अटैक आ गया होगा कि अरे मैडम इसमें तो 4 डेटा है ही नहीं, हमको तो 2-2 का पेयर बनाना होता है ना, अब पेयर हम कैसे बनाएंगे। तो देखो 2-2 का पेयर बनाने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि आपको 4 डेटा दिया हुआ होना चाहिए। कई बार 6 ठोक डेटा भी दिया रहेगा, बट ज़रूरी नहीं है कि आप 6 को यूज़ करोगे। दिमागी बुद्धि का इस्तेमाल करो। जैसे कि मैं फ़िलहाल क्योंकि तुम पहली बार सीख रहे हो तो मैं पहली बार तुम्हें बता देती हूँ, पहले और दूसरे डेटा को कंपेयर करो, क्या उनमें आपको कोई सिमिलैरिटी दिख रही है? हाँ दिख रही है ना, बस खत्म। यानी कि A और B वाले डेटा को यूज़ किया जाएगा, उनके लिए उनके रेट का एक्सप्रेशन लिया जाएगा, रेशो लिया जाएगा और वो H2 वाले कट जाएंगे और आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। अब आप ऐसे दूसरे 2 डेटा ढूंढो। अब D फॉर डॉग अगर आपको नहीं दिया है तो उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो दिया है उन्हीं में ढूंढो। अरे यार तो कोई मिला क्या? ढूंढने पे मिला ना, ये देखो B और C डेटा को देखो, B और C डेटा को यूज़ करेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि B डेटा को A के साथ यूज़ कर चुके हैं तो B डेटा C के साथ यूज़ नहीं होगा। सेम है तो यूज़ करो, सेम नहीं है तो यूज़ मत करो, सिंपल लॉजिक, ठीक है। अच्छा अब देखो इसमें चीज़ें आपको फाइंड क्या क्या करनी है। फाइंड करने के लिए आपको हमने क्या कार्य दिया हुआ है। पहला टू फाइंड आप लोगों की ज़िंदगी में आया क्वेश्चन नंबर 1, आपको ऑर्डर फाइंड करनी है। ऑर्डर फाइंड करनी है, किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करनी है? ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू NO के रिस्पेक्ट में फाइंड करनी है। आपको ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू H2 फाइंड करनी है और ऑर्डर ओवरऑल फाइंड करनी है। ओवरऑल मतलब पूरी की पूरी रिएक्शन की। ये तो कॉमन सेंस है कि ओवरऑल वाले निकालने के लिए NO और H2 को तो निकालना ही पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या लिखने को कहा जा रहा है? रेट लॉ लिखने को कहा जा रहा है। जैसा कि मैंने ऊपर लिखकर दिखाया था कि पहले हम एक जनरल रेट लॉ ले लेते हैं, पावर को M ले लो, पावर को N ले लो, तुम पावर को P ले लो, पावर को Q ले लो, जो वेरिएबल तुमको पसंद है तुम ले लो। फिर उसके बाद जब उन्हीं पावर्स की वैल्यूज निकल कर आ जाए तो देखो वहाँ पे आप सिर्फ क्या करो, पावर्स के ऑर्डर्स पुट कर दो। यहाँ A और B की जगह कुछ मत पुट करना, वो वैसे ही रहने देना है, नहीं तो पता चले डेटा में से A और B की वैल्यू भी पुट करो। सिर्फ ऑर्डर पुट करना होता है रेट लॉ में, ठीक है। आपको रेट लॉ लिखना है। तीसरी चीज वही घिसी पिटी कहानी, आपको क्या कैलकुलेट करना है? रेट कांस्टेंट इस पर्टिकुलर रिएक्शन का कैलकुलेट करना है।
अच्छा, अब देखो यहाँ पे चौथी चीज कैलकुलेट करने को बोल रहा है, वो ये बोल रहा है व्हाट विल बी द रेट, बताइए कि रेट की वैल्यू आखिर क्या होगी। किसके रेट की वैल्यू? ऑब्वियस है कि रिएक्शन के रेट की वैल्यू। अगर मैं NO की कंसंट्रेशन को और H2 की कंसंट्रेशन को इक्वल ले लूँ, 8 × 10⁻³ डेसीमीटर, ये इतना मोल, इतना, अच्छा यूनिट के बारे में बाद में सेकेंड इनवर्स लिखना पड़ेगा ना, 1 मिनट, नहीं सेकेंड इनवर्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये आप लोगों को दी हुई है। मतलब अभी इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें वो तुमको रेट कैलकुलेट करने को बोल रहा है। रेट यानी कि आर का फॉर्मूला क्या होता है? R = K टाइम्स द कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट? NO की कुछ ना कुछ पावर होगी। अब वो तो तुम्हें ढूंढनी पड़ेगी, जब तुम निकाल लोगे ना इस वाले डेटा से पावर कितनी आएगी। कंसंट्रेशन ऑफ H2, कुछ ना कुछ उसकी पावर होगी जो कि तुम इस वाले डेटा से निकाल लोगे। तो अब वो ये कह रहा है कि भाई एक काम कर, K की वैल्यू यहां से आ जाएगी, क्योंकि देखो मैंने बार बार बता रही हूं, चाहे आप कंसंट्रेशन को कितना भी चेंज करो, K की वैल्यू में कभी कोई चेंज नहीं आता है ना। तो वही K की वैल्यू यहां भी पुट करनी है। M और N आप पहले ही निकाल चुके हो, बस फर्क इतना है कि इस बार वो NO और H2 की कंसंट्रेशन इतनी लेने को कह रहा है, यानी कि यहाँ पे ये वाली वैल्यूज आपको पुट करनी है, ना कि वो जो डेटा में दी हुई है। तो भूल जाओ डेटा जो दिया था वो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को सॉल्व करने को दिया गया था। ये तो खैर एक रैंडम क्वेश्चन है, ठीक है, ये तुम्हारा काम है। आंसर की मैं तुम्हारे साथ शेयर कर देती हूँ कि किसका क्या आंसर आएगा। तो जब तुम NO के रिस्पेक्ट में निकालोगे, ठीक है, जब तुम NO के रिस्पेक्ट में निकालने वाले हो, तो NO के रिस्पेक्ट में जब तुम कैलकुलेशन करोगे तब तुम ये पाओगे कि आप लोगों के पास आ रही है ऑर्डर बराबर 1। H2 के रिस्पेक्ट में भी कितनी आ रही है? 1 आनी चाहिए। अगर तुम्हारी नहीं आ रही है मतलब कहीं गड़बड़ हो रही है। और लेट से अगर तुमसे सवाल नहीं बन रहा है तो मुंह खोलकर मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगी कि कहाँ एरर कर रहे हो, बट पूछना जरूर और इसको अटेम्प्ट जरूर करना। और ओवरऑल तो ऑब्वियस है कि 2 हो जाएगा। अच्छा, रेट लॉ में बताने की क्या जरूरत है, और तुम खुद लिखो, क्योंकि उसमें कुछ सॉल्व करने लायक तो चीज थी नहीं। रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? रेट कांस्टेंट की वैल्यू है 2.4, ठीक है। अच्छा, यूनिट में नहीं लिख रही हूं, यूनिट में तुम्हारे लिखने के लिए छोड़ रही हूं, क्योंकि यूनिट देखो कोई फिक्स नहीं होती। मैं कल भी बता चुकी थी, आज भी मैं बता रही हूं। यूनिट ने का कल एक जनरल फॉर्मूला बताया था, उस जनरल फॉर्मूले को यूज करो। अगर क्वेश्चन में तुम्हें दिख रहा है कि डेटा डेसीमीटर में है और तुम्हारी यूनिट लीटर में है, तो कुछ मत करो, बस लीटर को डेसीमीटर से रिप्लेस करना 10⁻³ में, जैसे मैंने ऊपर बताया, खत्म। अच्छा, नीचे वाले का आंसर कितना आ रहा है, तो मैं यूनिट नहीं बता रही हूँ, सिर्फ आंसर बता दे रही हूँ। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 1.536 10⁻⁻, बोलो कितना? 4। अगर तुम्हारे ये सारे आंसर्स मैच हो गए तो बहुत ही अच्छी बात है ना। नहीं हो रहे तो मेरे को अटेम्प्ट भेजना, पहले खुद ढूंढना, और अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है कि यार हमने क्या गलती कर दी, तो फिर भेजना, मैं ढूंढती हूँ, मैं भी देखती हूँ भैया कि इतना आसान सवाल में क्या गलत करने का तुम टैलेंट रखते हो। तो ये 2 सवाल देने का रीजन क्या था कि पहले तो आपको सिखाया जाए पहले सवाल से, और दूसरा सवाल आपके खुद को आपको आया है कि नहीं आया है, सेल्फ एनालिसिस, उसके लिए दिया गया है। और दूसरा सवाल इसलिए भी दिया गया है ताकि कुछ महानुभव लोगों को अगर ऐसा लगता है कि आप 4 डेटास के बिना तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते, तो उनकी इस गलत फहमी को रिजॉल्व करने के लिए हमने ये किया है, ठीक है। अच्छा, तो अब ऐसे में आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के साथ। चलो, क्या है ये क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है, एक रिएक्शन दी हुई है यहां से लेकर यहां तक। अब देखो क्वेश्चन को ढंग से सुनना, बोल रहा है कि सेकंड ऑर्डर है NO का, ठीक है भैया, होगा सेकंड ऑर्डर NO का। मतलब इस क्वेश्चन में तुमको ऑर्डर नहीं निकालना है, ऑर्डर दिया है NO का। फर्स्ट ऑर्डर दिया हुआ है किसका? Cl2 का, बहुत ही बढ़िया, इन अ वॉल्यूम ऑफ 2 डेसीमीटर³। अच्छा ठीक है, लिख लेती हूँ यार डेटा। तो ऑर्डर ऑफ NO मेरे पास कितना है? आपका 2 है। आपके पास ऑर्डर ऑफ Cl2 ये कितना है? आप लोगों के पास 1 है। जो वॉल्यूम आपको दिया है वो 2 डेसीमीटर³ का दिया है। अच्छा, उसके अलावा और भी पता नहीं क्या क्या बातचीत कर रहा है, खैर वो सारी बातचीत को भी हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। बट फिलहाल आगे क्या बोल रहा है? 5 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड। 5 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड मतलब ये जो रिएक्शन दी हुई है आपको 2 टाइम्स ऑफ NO प्लस Cl2 गिविंग यू 2 टाइम्स ऑफ NOCl।
इस रिएक्शन में नाइट्रिक ऑक्साइड के आपको कितने मोल्स दिए हुए हैं? 5 मोल्स, ये डेटा है। 2 मोल्स किसके दिए हुए हैं? क्लोरीन के दिए हुए हैं। अच्छा, वर ब्राउट टुगेदर, मतलब उन दोनों के बीच में रिएक्शन करवाई और ये देखा गया कि रेट बराबर कितना है? रेट बराबर इतना है। ठीक है, रेट बराबर इतना है। रेट की यूनिट हमेशा चेक किया करो। रेट की यूनिट क्या है? मोल, डेसीमीटर क्यूब, सेकेंड इनवर्स। यूनिट बहुत ज्यादा तुम लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री में मारेगी अगर यूनिट में कहीं भी गड़बड़ हुई तो रेट कितना दिया हुआ है आप लोगों को? रेट दिया हुआ है 2.4 इंटू 10⁻³ यूनिट आप लिख लेना। बोल रहा है कि बताओ रेट पे क्या असर पड़ेगा अगर आधी क्लोरीन ही रिएक्ट करे तो। इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं। हम लोगों को लगता है कि सवाल बहुत कठिन है, हम छोड़ देते हैं, बट रियलिटी में कभी भी सवाल कठिन नहीं होता है। सवाल बहुत ही इजी होता है, बस थोड़े से ब्रेन की, दिमाग की आवश्यकता होती है। कैसे, क्या है भैया इस सवाल में? जब आपके 5 मोल के NO रिएक्ट करते थे किसके साथ? 2 मोल के क्लोरीन के साथ, तब आप लोगों की जो रिएक्शन होती थी वो क्या होती थी? आपकी उस रिएक्शन का रेट कितना होता था? 2.4 समथिंग कुछ होता था। अब वो कह रहा है कि आधे क्लोरीन को ही रिएक्ट करना है, मतलब पूरे क्लोरीन रिएक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ कितने क्लोरीन रिएक्ट करेंगे? आधे। कितने क्लोरीन रिएक्ट करेंगे? आधे। तो ऐसे में अब बताओ रेट क्या होगी? ये आपका सवाल उसने तुमको पूछ लिया, दे मारा। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं कि रेट क्या होगी। कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, मुझे थोड़ी ना पता है भैया कि रेट क्या होगी। तो देखो, रेट को निकालने से पहले सबसे 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 जरूरी चीज जो तुमको निकालनी है वो ये निकालनी है के क्या होगा। अगर आपको कोई दूसरी रेट निकालने को बोल रहा है तो दूसरी रेट को निकालने से पहले आपको ये निकालना चाहिए कि के क्या होगा। जो भी के की वैल्यू मेरे पास आएगी, ताकि उसी के की वैल्यू को मैं आगे वाली स्टेप में यूज कर पाऊंगी ना, बराबर, तभी तो उस के की वैल्यू को मैं आगे वाले स्टेप में यूज कर पाऊंगी। तो ऐसा स्टूडेंट्स करते हैं, बट आई डू सजेस्ट कि जब पहली वाले रेट में भी के की वही वैल्यू है, दूसरे वाले रेट में भी के की वही वैल्यू यूज करनी है, तो मत निकालो यार। आप दोनों रेट लिखो, दोनों रेट का रेशियो ले लो, दोनों के आपस में कट जाएंगे, यानी कि के को आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, फालतू के काय को नौटंकी करना। तो पहले हम लोग रेट लिख लेते हैं। अगर कोई तुमसे पूछेगा कि जनरल रेट क्या है, तो तुम जनरल रेट लॉ बोलो, क्या होगा? रेट इज इक्वल्स टू के टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ NO की पावर में M और Cl2 की पावर में बोलो कितना N। क्वेश्चन में तुम्हें NO का ऑर्डर दिया हुआ है कितना? 2, यानी कि तुमको ये पता है कि NO की पावर में बोलो कितना आएगा? 2। Cl2 की पावर में बोलो कितना आएगा? यहां से 1। तो ये तुमको रेट के बारे में सारी जानकारी दी हुई है, ये तुमको रेट के बारे में सारी जानकारी दी हुई है, ठीक है। अच्छा, और इवन जब ये 5 मोल और जब ये 2 मोल्स आपस में रिएक्ट कर रहे थे, उस वक्त आपको रेट की वैल्यू भी दी हुई है ना। उस वक्त, उस जमाने की आपको रेट की वैल्यू भी दी हुई है। मतलब जब इनिशियली आर इनिशियल की मैं बात करूं तो आर इनिशियल इक्वल टू के टाइम्स वाली आपको वैल्यू भी दी हुई है। चलो ठीक है, तो आर इनिशियल इक्वल टू के टाइम्स आपके NO की कंसंट्रेशन बोलो कौन सी वाली? इनिशियल वाली, ठीक है। आपके NO की वैल्यू कौन सी वाली? इनिशियल वाली। और Cl2 की वैल्यू कौन सी वाली? इनिशियल वाली। ये आपको दिया हुआ है, बराबर। आर इनिशियल आपको कितना दिया है? 2.4 इंटू 10⁻³ इक्वल टू के टाइम्स। अब इनिशियली आपके पास NO की कितनी कंसंट्रेशन थी? तो हम में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स पुट कर देंगे 5, बट 5 मत पुट करना, 5 मोल्स है। आपको कंसंट्रेशन चाहिए। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स डिवाइडेड बाय व्हाट? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इस क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है? 2 डेसीमीटर क्यूब। यानी कि इनिशियली जब आपको रेट दिया है तो इनिशियली उस जमाने की कंसंट्रेशन कितनी है? 5/2, और यहाँ पे कंसंट्रेशन कितनी है? 2/2। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 5/2 का स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे 2/2 की पावर में बोलो कितना? 1। ये मेरे को इनिशियल रेट पता चल गया। लेकिन क्वेश्चन वाले ने क्या कहा है कि बताओ रेट की वैल्यू क्या होगी अगर आधे क्लोरीन ही सिर्फ रिएक्ट करते हैं। आधे क्लोरीन मतलब आपके पास क्लोरीन कितने हैं? 2 मोल्स, उनमें से सिर्फ आधों की रिएक्शन करो तो 2 का आधा कितना होता है? 2 का आधा तो 1 होता है, यानी कि अब आप सिर्फ 1 क्लोरीन को यूज कर रहे हो।
अगर आप क्लोरीन एक इस्तेमाल करोगे तो ऑब्वियस है कि NO अब आपके पूरे के पूरे तो इस्तेमाल होने वाले हैं नहीं, है ना। अब वो NO आपके पूरे के पूरे तो इस्तेमाल होंगे नहीं। कितने होंगे बताइए? पूरे तो इस्तेमाल होंगे नहीं, कितने होंगे कैलकुलेट करिए। तो पहले थे 5, ठीक है, पहले कितने थे 5, अच्छा ठीक है। और क्लोरीन कितने थे पहले 2, तो उस 2 में से मैंने कितना माइनस किया? आपका सिर्फ आधा यूज किया, आधा यूज किया मतलब मैंने कितना माइनस किया? 1। 2 माइनस एक्स लिखते थे ना हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में, तो आधा यूज कर रहे हो मतलब एक ही यूज कर रहे हो ना उसका। तो सिमिलरली 5 थे, 5 में से मैं कितना माइनस करूं? गधे जैसे यहाँ पे भी 1 मत लिख देना, याद करो यहाँ पे स्टोइक्योमेट्री कितनी है 2, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 2। क्यों? 1 × 2 2 होता है ना। शायद तुम्हें याद होगा जब हमने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ी थी A+2B, अगर आप लोगों का बनता है C, इनिशियल मोल्स मान लो 2 रहते हैं, इसके इनिशियल मोल 3 रहते हैं, तो इक्विलिब्रियम में जाके हम 2 - x करते हैं और इसको 3 - 2x करते हैं, याद आ रहा है? ये वही चीज़ है, इसीलिए मैंने वहाँ पे 2 किया है, ठीक है बराबर। अच्छा, तो इसका मतलब मेरे पास रिमेनिंग कितने हुए? रिमेनिंग मेरे पास 3 मोल्स हुए, रिमेनिंग मेरे पास 1 मोल्स हुए। इस पर्टिकुलर के लिए रेट अब कितनी है ये हमको कैलकुलेट करनी है। इसके लिए रेट कितनी है? R नाउ, तो देख लेते कितनी है। इक्वल टू क्या आएगा? K टाइम्स, K तो खैर सेम ही रहेगा। कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन कितनी आएगी? 3/2, वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, पावर में 2, क्योंकि NO2 की पावर कितनी होती है? 2 होती है। क्वेश्चन में दिया है ना कि NO की ऑर्डर आपको कितनी लेनी है? 2 लेनी है। Cl कितना है? 1, और 1 की पावर में 1। अब इनका रेशियो ले लो, देखो K और K जो भी वैल्यूज है कट तो जाएंगे ही जाएंगे। 2/2 कितना होता है? 1, 1 की पावर 1 विल बी 1, सिमिलरली 1 की पावर विल बी 1, वो भी कोई काम का नहीं है। यहां से अगर तुम कैलकुलेशन करो तो तुम्हारे पास कुछ इस तरीके का डेटा आएगा, 2.4 × 10⁻³ अपॉन में रेट, जो आपको अब वाली कैलकुलेट करनी है, इक्वल टू 5/2 का स्क्वायर यानी कि 25/4 अपॉन में 3/2 का स्क्वायर यानी कि 9/4। तो ये 4 और 4 कट गए यानी कि 25/9 बचा। अगर कोई मुझे अब रेट कैलकुलेट करने को कहेगा तो सादी मैथमेटिक्स करनी है, क्या हो जाएगा? मैं कहाँ कैलकुलेट करूँ? रेट मेरे पास जगह नहीं बची। R नाउ चलो यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना होगा? 9 × 2.4 × 10⁻³ अपॉन में 25, ये होगा। कैलकुलेशन तुम कर लो, तुम्हारे पास यहाँ से रेट आ जाएगा, ठीक है। ये कहानी थी। फिर भी अगर मान लेते हैं ये कैलकुलेशन मुझको करनी होती लेट्स से, तो की जा सकती है, कुछ भी नहीं, इजी पार्ट है, बट ये तुम खुद करो तो बेहतर होगा। इसमें क्या तुम्हें K की वैल्यू निकालनी पड़ी? क्या तुम्हें यहाँ पे कोई K की वैल्यू नहीं निकालनी पड़ी। बिना K की वैल्यू निकाले तुम्हारा सारा काम हो गया। तो जब भी इस तरीके का कुछ काम आए तो हमेशा यही अपनी अप्रोच रखना, रेशो वाली। वैसे कोई बुरा नहीं है, तुम इस तरीके से भी निकाल सकते थे कि यहाँ से एक पहले K की वैल्यू निकालते, फिर उस K की वैल्यू को तुम यूज़ करके दोबारा R निकालते, वो भी चलता, कोई दिक्कत नहीं था। बट ये प्रेफर करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे आ जाते हैं और कुछ सवाल भी देख लेते हैं। वैसे ये सवाल मैंने तुम्हारे लिए दिए हैं, बट 1 या 2 सवाल मैं करके दे देती हूँ, अदरवाइज ये सवाल तुमको करने हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं इन सारे सवालों के आंसर्स शेयर कर दूंगी, उसमें जो तुमसे नहीं बने होंगे उसमें मुझे बताना, अपन उसको डिस्कशन कर लेंगे। एक आपको रिएक्शन दी है, A से A + B आपने कुछ प्रोडक्ट बनाया, dx/dt आपको उसका इतना दिया हुआ है, मतलब dx/dt मतलब बेसिकली क्या होता है? रेट होता है ना, ठीक है। अब बोल रहा है कि A की कंसंट्रेशन को डबल करो तो रेट हो जाएगा 4 टाइम्स। अगर कंसंट्रेशन ऑफ B को 4 टाइम्स करो तो रेट हो जाएगा डबल। तो बोल रहा है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस A और B के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो इसमें अभी जो पूछा जा रहा है उसको तो पहले लात मारो, पहले जो गिवन डेटा है उस पर फोकस करो। dx/dt मतलब बेसिकली आपको रेट दिया है, कितना दिया हुआ है आपको? रेट इक्वल्स टू K टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B, ठीक है। वो ये कह रहा है कि अगर मैं A की कंसंट्रेशन को डबल कर दूं तो मेरा रेट 4 टाइम्स हो जाता है, समझ रहे हो? रेट 4 टाइम्स हो जाता है। तो कंडीशन 1 को अगर मैं यूज करूं तो रेट को मैं 4 टाइम्स ऑफ रेट लिख सकती हूं। कब?
अगर मैं ए कैपिटल ए की जगह क्या लिख सकती हूँ, 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल ए लिखूँ। 2 टाइम्स क्यों लिखा, क्योंकि कंसंट्रेशन को डबल करने को बोल रहा है ना, इसीलिए 2 टाइम्स लिखा। ठीक है, अच्छा, और उस दौरान कंसंट्रेशन ऑफ बी कैसी रखी गई है, वैसी की वैसी। ठीक है, इसको क्या हम सॉल्व कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को? बिल्कुल, आप इन दोनों का रेशो ले लो, रेट और रेट कट जाएगा, के और के कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, क्या बचेगा, 1/4 इज इक्वल्स टू 1/2 और 2 की पावर ए, क्योंकि ये जो पावर ए है ये इस 2 की भी तो है। अच्छा, इसको भी वही सेम लॉजिक से करो, एक्सपोनेंट्स इक्वेट करने वाला लॉजिक। कैसे, 1/4 को क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर और ये 1/2 की पावर ए। अब देखो ये 2 और ये वाला ए आपस में इक्वल है, यानी कि यहां से a इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया, 2 आ गया। इस तरीके से भी ऑर्डर निकाली जाती है। कई बार ऑर्डर निकालने के लिए डेटा दिया हुआ रहता है, तो कैसे निकालते हैं ऑर्डर वो मैंने सिखा दिया। और कई बार ऑर्डर निकालने के लिए इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहता है, 4 टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स हो गया, तो ऑर्डर फिर इस तरीके से निकाली जाती है। तो ए की वैल्यू आ गई 2, मतलब इस कैपिटल ए के आगे आने वाला है 2। इतना तो हम समझ गए है ना, इस कैपिटल ए के आगे आने वाला है 2। ठीक है, डन है। अब और क्या है, अगर मैं तुमसे बोलूँ स्मॉल बी की वैल्यू निकालो, क्या निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल, मिनट, ठीक है, आप निकाल सकते हो। कैसे? आपको जो इनिशियल आपकी कंडीशन है, इनिशियल रेट लॉ, उस इनिशियल रेट को कभी मत छोड़ना। उस इनिशियल रेट के अकॉर्डिंग ही सारा डेटा आपको निकालना होता है। और सेकेंड कंडीशन क्या बोली है, कंसंट्रेशन ऑफ बी इज मेड 4 टाइम्स, मतलब बी को 4 गुना कर दिया गया, मतलब बी को रखा गया 4 टाइम्स ऑफ बी और पावर में। अच्छा, ऐसा करने से रेट क्या हो रही है, डबल हो रही है, मतलब इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ आर इक्वल टू के, तो भैया वैसे ही रहेगा। और इसके बारे में कुछ बोला नहीं है कैपिटल ए के बारे में, तो वो भी वैसे ही। रेशो ले लो, तो जब रेशो लोगे आर कट जाएगा, 1/2 बचेगा, के कट गया, ए कट गया, बी कट गया, बस क्या बचेगा, 1/4 टाइम्स ऑफ बी। क्या इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकती हूँ? बिल्कुल, 1/2 इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, और बाहर में पहले से पावर बी थी तो वो 2 की पावर 2 भी हो जाएगी। मैं बेसिक इंडाइसेस यूज कर रही हूँ, ए की पावर m होता है, n होता है, जिसको a की पावर mn लिख देते हैं ना, बेसिक इंडाइसेस। अगर इसमें तुम्हारा गड़बड़ है, मतलब भैया बहुत बड़ी गड़बड़ है, तो यहाँ से इस 2b को मैं किसके बराबर लिख सकती हूँ, 2b इक्वल टू 1 लिख सकती हूँ। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। घबराना मत, ऑर्डर जो है आपकी फ्रैक्शनल, नेगेटिव, जीरो कुछ भी आ सकती है। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। तो अगर कोई मुझको अब रिएक्शन लिखने को कहेगा तो क्या मैं रिएक्शन लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो। स्मॉल ए की वैल्यू कितनी है, 2 टाइम्स ऑफ ए, स्मॉल बी की वैल्यू कितनी है, 1/2 टाइम्स ऑफ बी इज गिविंग यू प्रोडक्ट। बट तुम तो जानते हो कभी भी हम लोग अपने आंसर को फ्रैक्शन में नहीं रखते, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 4 टाइम्स ऑफ ए और ये बन जाएगा बी इज गिविंग यू प्रोडक्ट। तो आपके पास इक्वेशन आ गई 4a प्लस बी इज गिविंग यू व्हाट, प्रोडक्ट, इज गिविंग यू व्हाट, प्रोडक्ट। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है, अगर ऑर्डर पूछा होता तो आप ऑर्डर लिख देते कि एक का ऑर्डर 2, दूसरे का ऑर्डर 1/2। टोटल ऑर्डर पूछा होता तो 2 + 1/2 को ऑर्डर ऐड कर लेते। रेट पूछा होता तो रेट लॉ लिख देते कि R इक्वल टू के टाइम्स द कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 2, कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर 1/2। बट इसने ये सब पूछा ही नहीं है, इसने पूछा है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A एंड दैट ऑफ B। मतलब A और B के क्या कहते हैं रिस्पेक्ट में, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में उन दोनों का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या है। देखो, अगर सिर्फ इतना पूछा होता कि व्हाट इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, या फिर ऐसा पूछा होता व्हाट इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, व्हाट दोनों का इंडिविजुअली पूछा होता, तो तुम तो जानते हो कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ फॉर्मेशन का स्टोकियोमेट्री से कोई लेना देना नहीं होता है। हम सीधा लिख देते हैं -dA/dt इक्वल टू -dB/dt, खत्म। लेकिन यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर पूछा है, तो जब भी ये विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर पूछ रहा है, इसका मतलब वो ये कंपेयर करना चाह रहा है। कंपैरिजन तो स्टोकियोमेट्री की मदद से ही हो सकता है। तो स्टोकियोमेट्री अब हमको पता करनी थी, है ना, मुझे स्टोकियोमेट्री पता करनी थी, तो मैंने पता कर ली। बोलो कितनी आई मेरे पास स्टोकियोमेट्री, स्मॉल ए की वैल्यू कितनी आई, अच्छा यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आ गई 4 और ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1।
तो अगर मैं अब इनका रेट लिखने की कोशिश करूं तो ये ऐसा लिखा जा सकता है -1/4 DA/DT इक्वल टू -1/1 DB/DT। मतलब ए के पास -1/4 आएगा। तो पहले वाला ऑप्शन तो काट दो क्योंकि उसमें देखो एक भी नंबर नहीं है, राइट। अच्छा, तीसरा वाला ऑप्शन काट दो क्योंकि उसने ए के पास -4 लिख के रखा है, बल्कि ए के पास 1/4 आएगा, इसीलिए ये भी काट दो। सेकेंड ऑप्शन को देखो, अच्छा इसमें ए के सामने कोई नंबर नहीं है बट बी के सामने 4 है, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। ये वाला 4 आप यहां भेज दो, तो जब ये वाला 4 आप वहां भेज दोगे तो वो 1/4 वहां जाके 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर वुड बी 2। अब कई स्टूडेंट्स को डाउट होगा कि मैम यहां से जो हमने ए और बी निकाला वो तो ऑर्डर है और आप जिस ए और बी की बात कर रहे हो वो तो स्टोइकियोमेट्री है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे इसने ऑर्डर में स्मॉल ए लिखा है और उसने स्टोइकियोमेट्री में भी स्मॉल ए लिखा है। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि ऑर्डर का स्मॉल ए और स्टोइकियोमेट्री का स्मॉल ए दोनों ही आप लोगों की, बोलो कैसी चीज है, आप लोगों की सेम चीज है। ठीक है, खत्म कहानी। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बल्कि इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं कि इसको डबल कर दिया, उसको डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, हाफ कर दिया, तो बोलो क्या ये क्या वो क्या, तो आपको आना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, कंफ्यूज करने के लिए एकदम भर कर दिया है, बट कंफ्यूज नहीं होना। 1 क्या है? ऑर्डर है, किसकी? ए की। M क्या है? ऑर्डर है, किसकी? बी की। P क्या है? स्टोइकियोमेट्री है, ए की। Q क्या है? स्टोइकियोमेट्री है, बी की। तो यहाँ पे बेसिकली वो PQ1M के बीच में रिलेशनशिप पूछ रहा है। कल की क्लास में मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से बताया है कि स्टोइकियोमेट्री का और ऑर्डर का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं होता है। हो सकता है किस्मत से इक्वल आ भी जाए, हो सकता है किस्मत से इक्वल ना भी आए। तो इसका मतलब ये जो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन दिया, ये पूरा बकवास है, बोगस है। आपको सीधा इसका आंसर टिक करना थी। मे और मे नॉट बी इक्वल वो मैं नहीं बता सकता, वो तो एक्सपेरिमेंटली ढूंढूंगा तब मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके की कहानी है। बाकी क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक का काम तुम्हारे लिए दिया गया है, ये काम तुम्हें करना है। और उसके अलावा जब ये काम तुम्हारा डन हो जाए तो इसमें मैं आंसर की ग्रुप में, अच्छा इसके आंसर की मैं चलो इसी PDF में शेयर कर दूंगी। ठीक है, उस आंसर की को टैली करना, कौन सा मैच कर रहा है, कौन सा मैच नहीं कर रहा है। इन केस अगर कोई मैच नहीं कर रहा होगा तो अपने मुंह से पूछना, हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे रिएक्शन के एक एक ऑर्डर वाली रिएक्शन में, मतलब 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, इनके बारे में। तब मैं जो क्वेश्चन तुमसे नहीं बने होंगे उसमें डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल इस चीज को यहाँ रोकते हैं। हाँ, बस एक बात ध्यान रखना कि ये जो बीच वाला क्वेश्चन था, कौन सा, ये वाला, जिसमें आपको एक दूसरी रिएक्शन की रेट निकालनी थी, तो आप उसके रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो कि के निकालो फिर वहां जाओ, या फिर रेशो के तरीके से भी। और देख लेना मेरे से कोई कैलकुलेशन एरर ना हुई हो, क्योंकि मैंने बहुत खिचड़ा खाचड़ी में काम किया था। ठीक है, फिलहाल इसको यहाँ रुकते हैं।